Hey guys, welcome again to our another वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 एंड अदर रूल्स ऑफ प्लीडिंग अंडर रूल 4 to 18 ऑफ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द प्लीडिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक और फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। बेसिक और फंडामेंटल रूल्स आर डिस्कस्ड हैं इन सब रूल 1 ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली 4 रूल बताए गए हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि प्लीडिंग शुड स्टेट द फैक्ट नॉट द लॉ। सेकंड रूल कहता है कि जो फैक्ट है वो शुड बी मटेरियल फैक्ट। थर्ड रूल कहता है कि प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। प्लीडिंग में एविडेंस नहीं स्टेटेड होने चाहिए। एंड फाइनल रूल कहता है कि जो फैक्ट हैं वो शुड बी स्टेटेड इन कंसाइज फॉर्म। लेट्स डिस्कस दीज प्रिंसिपल इन डिटेल। फर्स्ट रूल कहता है कि प्लीडिंग के अंदर ओनली फैक्ट्स को प्लीड करना चाहिए, न कि लॉ को। इसको हम एक केस के माध्यम से देखते हैं। केदारलाल वर्सेस हीरालाल के केस में 1952 का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड किया गया था कि पार्टीज की ड्यूटी है कि वो फैक्ट्स बताए जिनके ऊपर उनकी जो कंपनसेशन है वो क्लेमिंग की जा रही है। फिर कोर्ट उसके ऊपर बताए गए फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली ही लॉ अप्लाई करेगी और अपना जजमेंट देगी। पार्टीज को प्लीडिंग के अंदर कभी भी लॉ अप्लाई नहीं करना चाहिए या लॉ के रिगार्डिंग कोई भी असर्टेशंस दावे नहीं करने चाहिए। भी उनका ये राइट बन रहा है इन फैक्ट्स के ऊपर इस प्रोविज़न के अंदर। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें क्या है कि एक कंप्लेंट करता है अबाउट बी बीटिंग हिम। यहाँ पर क्या है कि ए को यह एक्सप्लेन करना चाहिए कि लड़ाई का कारण क्या था, ए का फाइटिंग के अंदर रोल क्या था और बी ने उसे क्यों मारा। ये चीज़ें ए को अपनी कंप्लेंट के अंदर मेंशन करनी चाहिए, न कि ये बताए कि बी के द्वारा क्या ऑफेंस कमिटेड किया गया है एंड कौन से प्रोविजंस वहाँ पर अप्लाई होंगे और क्या प्रोसीजर वहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल कहता है कि मटेरियल फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड, यानी कि प्लीडिंग के अंदर ओनली मटेरियल फैक्ट्स को ही मेंशन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि मटेरियल फैक्ट का एक्चुअल स्कोप क्या है। इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम के केस के अंदर 1977 के अंदर कोर्ट ने मटेरियल फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर क्या बताया गया कि मटेरियल फैक्ट विल बी इंक्लूसिव of all those facts upon which plaintiff's counsel will claim the damage and right as the case may be, or the defendant will put forth his defense। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिनके अंदर प्लेंटिफ का काउंसल अपने डैमेज या राइट को क्लेम करता है और डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस को प्रेजेंट करता है। जो फैक्ट प्लेंटिफ के कंपनसेशन या राइट या डिफेंडेंट के डिफेंस को प्रूव करने में एक बेस क्रिएट करता हो, वो फैक्ट्स ही मटेरियल फैक्ट्स हैं। और यही फैक्ट हमारे मटेरियल वर्ड्स के एम्बिट के अंदर आते हैं, मटेरियल फैक्ट के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि एविडेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइड प्लीडिंग, यानी कि एविडेंस को प्लीडिंग के अंदर मेंशन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लीडिंग शुड ओनली कंटेन द मटेरियल फैक्ट जिसके ऊपर पार्टीज रिलाइज करती है, बट नॉट द एविडेंस जिनके थ्रू इन फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है। यहाँ पर हम फैक्ट्स को दो टाइप से समझेंगे, फैक्टस प्रोबेंडा एंड फैक्टस प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोवेंडा वो फैक्ट हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, यानी कि मटेरियल फैक्ट्स। और फैक्टा प्रोवेंशिया वो फैक्ट हैं जिनके द्वारा केस को प्रूव किया जाता है, यानी कि एविडेंसेस।
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लीडिंग के अंदर ओनली फैक्टा प्रोवेंडा ही मेंशन किए जाने चाहिए, न कि फैक्टा प्रोवेंशिया। मटेरियल फैक्ट्स क्या हैं जिनके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई करता है अपना क्लेम और डिफेंडेंट रिलाई करता है अपने डिफेंस को, वो फैक्टा प्रोवेंडा कहलाते हैं। एंड फैक्टा प्रोवेंडा मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट एज द केस में बी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि फैक्ट शुड बी इन कंसाइज मैनर, यानी कि प्लीडिंग के अंदर फैक्ट्स को ब्रीफली प्रेजेंट करना चाहिए जिसके थ्रू केस के अंदर फैक्ट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जा सके। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल बेसिक रूल ऑफ द प्लीडिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि कंप्रेस्ड एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन है जो प्लीडिंग की, वो मस्ट बी अधर होनी चाहिए प्लीडिंग को प्रेजेंट करने की। इसको हम एक केस के माध्यम से देखते हैं, वीरेंद्रा काशीनाथ वर्सेस विनायक एंड जोशी, 1999 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लीडिंग है मस्ट बी ब्रीफ। प्लीडिंग क्या होनी चाहिए? ब्रीफ होनी चाहिए। इसमें निगलिंग है वो शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अस्पष्टता या कोई इसमें अनएम्बिगस फैक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर फिर भी क्या है कि डजंट मीन, इसका यह मतलब नहीं है कि एसेंशियल फैक्ट्स को इसमें ओमिट कर दिया जाए या मिस्ड कर दिया जाए। किस लिए? जो प्लीडिंग की ब्रेविटी को अचीव करने के लिए नहीं। प्लीडिंग के अंदर आप सिंटैक्स एरर और ड्राफ्टिंग स्टाइल अगर परफेक्ट है तो आप प्लीडिंग को प्रिसाइज या लीजिबल कर सकते हैं। जो नेसेसरी या एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं एज ब्रीफ एज यू कैन। अब बात करते हैं प्लीडिंग के अदर रूल्स या पार्टिकुलर्स। बेसिक रूल्स के अलावा यहाँ पर कुछ अदर रूल्स भी होते हैं, अदर पार्टिकुलर्स भी होते हैं जो कि प्लीडिंग के अंदर मेंशन होते हैं या जिनके आधार पर प्लीडिंग को तैयार किया जाता है। वो इस प्रकार से डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट रूल इज, जहाँ पर भी मिसरिप्रेजेंटेशंस, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुली डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस आर प्लेडेड है इन प्लीडिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि उन पार्टिकुलर्स की डेट या जो आइटम्स हैं वो उसके अंदर बताएंगे। ये हमारा रूल 4 ऑफ ऑर्डर 6 कहता है। नेक्स्ट रूल इज, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट है उनको प्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इम्प्लाइड होते हैं प्लीडिंग के अंदर। हाँ, अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट है तो ये क्या है कि मस्ट बी स्पेसिफिकली और एक्सप्रेसली प्लीडेड होना चाहिए। ये हमारा रूल 6 कहता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि डिपार्चर ऑफ प्लीडिंग इज नॉट परमिसेबल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि कोई भी पार्टी राइज नहीं कर सकती कोई भी ऐसा क्लेम या एलिगेशन जो प्लीडिंग के अंदर उसकी प्रीवियस प्लीडिंग है उसके अंदर दिए गए फैक्ट के इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि बेयर डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अपोजिशन पार्टी के केवल कंस्ट्रूड किया जाएगा ओनली ए डिनाइल ऑफ फैक्टम, न कि कॉन्ट्रैक्ट की लीगलिटी या वैलिडिटी या इन्फोर्सेबिलिटी। ये हमारा रूल 8 कहता है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्लीडिंग के लेंथ के अंदर बताने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो मटेरियल ना हो। ये हमारा रूल 9 कहता है। नेक्स्ट इज वेयर मैलिस, फ्रॉडलेंट इंटेंशन, नॉलेज या अदर कंडीशन ऑफ माइंड इज मटेरियल, तो वहाँ पर ये चीज़ें ओनली एज ए फैक्ट ही मेंशन की जाएंगी। और यहाँ पर क्या ध्यान रखा जाएगा कि इनके साथ में इनकी उन कंडीशंस को नहीं बताया जाएगा जिनके थ्रू इन चीज़ों का अनुमान लगाया गया, इन्फर्ड किया गया, यानी कि उसकी इंटेंशन थी वो फ्रॉडलेंट थी या बदनीयती थी, तो उन चीज़ों को इसमें नहीं बताएगा। ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस है उनको एविडेंस के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये हमारे रूल 10 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज, जहाँ पर किसी को नोटिस देना नेसेसरी हो या कोई कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हो,
वहाँ पर प्लीडिंग के अंदर ओनली उस नोटिस के देने के बारे में बताया जाएगा, न कि उस नोटिस के फॉर्म के बारे में या प्रिसाइज टर्म, यानी कि वो किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई थी उस नोटिस के अंदर, या फिर सर्कमस्टेंसेस क्या थी जिससे उस नोटिस का हम इन्फर कर सकते हैं, टू बी इन्फर। ये चीज़ें उसके अंदर तब तक नहीं बताई जाएंगी जब तक कि वो मटेरियल नहीं है। ये हमारा रूल 11 कहता है। नेक्स्ट इज जहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट या रिलेशन पार्टीज के बीच में अलेज्ड किए गए हैं एज ए फैक्ट के तौर पे, तो वहाँ पर सीरीज ऑफ लेटर, कन्वर्सेशंस, सर्कमस्टेंसेस होगी फ्रॉम विच दे आर टू बी इन्फर्ड, वो वहाँ पर प्लीडेड होगी जनरली। ये हमारा रूल 12 कहता है। नेक्स्ट रूल इज जो फैक्ट लॉ प्रोज्यूम करता है इन फेवर ऑफ पार्टी या फिर जिनका बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करता है अदर साइड की पार्टी के ऊपर, वो प्लीड करने की प्लीडिंग के अंदर जरूरत नहीं है। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर रूल 13। नेक्स्ट रूल इज एवरी जो प्लीडिंग है वो शुड बी साइंड बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टीज, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टीज हैं, या फिर उनके प्लीडर के द्वारा। दिस इज प्रोवाइडेड बाय रूल 14। नेक्स्ट इज क्या है कि प्लीडिंग के अंदर एवरी पार्टी शुड सप्लाई हिज एड्रेस और अपोजिट पार्टी का एड्रेस भी देना चाहिए प्लीडिंग के अंदर। ये हमारा रूल 14A प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि प्रत्येक प्लीडिंग, एवरी प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड ऑन एफिडेविट बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टीज और बाय द पर्सन जो कि परिचित है केस के फैक्ट के द्वारा, उनके द्वारा एफिडेविट के थ्रू वेरीफाइड होनी चाहिए प्लीडिंग। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द रूल 15। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कोर्ट में ऑर्डर क्या कर सकती है, स्ट्राइक आउट प्लीडिंग। अगर कोर्ट को यह लगे कि जो प्लीडिंग है वो अननेसेसरी है, स्कैंडलस, फ्रिविलस है, वैक्सिशियस है, या टेंड टू प्रेजुडाइज है, या एम्बेरेस्ड है, या डिले कर रही है फेयर ट्रायल को, तो कोर्ट है जो रूल 16 ऑफ ऑर्डर 6 स्ट्राइक आउट का ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट चीज क्या कहती है कि कोर्ट अंडर रूल 17 के अंदर प्लीडिंग के अमेंडमेंट को अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फॉर्म के बारे में है। प्लीडिंग का फॉर्म क्या होगा, तो वो कहता है कि प्लीडिंग के लिए अपेंडिक्स ए ऑफ द कोर्ट शुड बी यूज्ड होनी चाहिए। ये हमारा रूल 3 कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एवरी प्लीडिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू द पैराग्राफ, नंबर्ड होनी चाहिए कंसिक्यूटिवली, और जो ईच एलिगेशंस हैं, एवरमेंट्स हैं, वो शुड बी सेपरेटेड इन पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए। डेट्स हैं, टोटल्स हैं, नंबर्स हैं, शुड बी राइटिंग इन फिगर और एज वेल एज इन वर्ड। नेक्स्ट प्रोविजन इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग which is provided under Rule 17 and 18 of the Order 6 of the Code of Civil Procedure, जो कि डील करती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में। इस प्रोविज़न का मेन उद्देश्य जस्टिस को अचीव करना है सोसाइटी के अंदर। रूल 17 ऑफ द कोड क्या कहता है कि कोई भी पार्टी को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है या तो अमेंड करने के लिए या अल्टर करने के लिए अपने प्लीडिंग को एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के अंदर ऑफ द प्रोसीडिंग की, एक ऐसे मैनर के अंदर विच शैल बी फेयर एंड जस्ट हो। अलाउ द अमेंडमेंट को अलाउ भी कर सकती है कोर्ट जब नेसेसरी हो। कब अलाउ कर सकती है, जब ऐसा करना नेसेसरी हो। किस लिए, डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिटवीन द पार्टी। एंड रूल 18 क्या कहता है, वो डील करता है इशू ऑफ फेलियर ऑफ द अमेंडमेंट के बारे में कहता है। जब अगर लॉ ऑर्डर कर दिया, जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है पार्टीज़ को कि वो अमेंडमेंट करे नेसेसरी जो उसको लगती है, अगर पार्टीज़ ऐसा करने में फेल हो जाती है विद इन गिवन टाइम लिमिट्स बाय ऑर्डर, और अगर ऐसा टाइम लिमिट ना है तो विद इन 14 days
from the order of date of order, so he shall not be permitted to amend after the expiration of such limit unless जब तक कि the time further extend ना हो कोर्ट के द्वारा. These are the provisions regarding the basic rules and other rules of the pleading. Hope you enjoy this video. If you enjoy this video, please like and subscribe our channel. Thank you for watching. Keep learning.